आरक्षण पर भी नए सिरे से ये जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, एक बार दर्शकों को दिखा दे। सत्यप्रकाश मिश्र जी, आपका रिएक्शन लेंगे। पीएम नए सिरे से जो हमला कर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला है। कांग्रेस दो रणनीतियों पर काम कर रही है। नाम पर समाज को बांटना और दूसरा तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक एकजुट करना। लड़ाई तो इसी बात की है ना सत्यप्रकाश मिश्र जी, कि आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पर दो ध्रुव बन जाए, दो धुरी बन जाए, और वो चाहते हैं कि जाति का एक वो जो अलग अलग समीकरण है वो जिंदा रहे तो उनको लाभ होगा। तो आप लोग सब अपनी अपनी गोटियां बिसात पर बिछा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या है ये सत्यप्रकाश जना जी? एनडीए ने चुनाव का प्रचार पूरी की पूरी विधिवत जो 10 साल काम हुआ उसकी जानकारी देकर शुरू की, और नारा सबका साथ सबका विकास है, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सामाजिक न्याय की बात करने वाली एनडीए में कई पार्टियां हैं जिनका नारा है सामाजिक न्याय के साथ विकास। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल यहां तक कह चुके कि विपक्ष से हम सकारात्मक भूमिका चाहते हैं इस देश के निर्माण में। संसद में कहा और जनता के बीच कहा। यह बात कब शुरू हुई कि बांटा जाए? जो भारत जोड़ने की यात्रा करने वाली पार्टी थी वो भारत को तोड़ने की यात्रा चुनाव में शुरू कर चुकी। जब उसने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, शायद संविधान बदल देंगे, शायद इस तरह की कई टिप्पणियां राहुल गांधी के स्तर पर आई, मल्लिकार्जुन खड़गे के स्तर पर आई, तो जवाब देना जरूरी था। प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी कमीशन है, जो मंडल कमीशन है, अगर उसके अनुरूप कोई बात रखी है कि जो मुस्लिम समाज का ओबीसी है उसको आरक्षण मिलता है इस देश में, 90 के दशक से मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 80 और 90 के बीच 2 बार बनी और दोनों बार मंडल कमीशन के रिपोर्ट को छिपाए दबाए बैठी रही, आरक्षण नहीं दिया। स्वर्गीय राजीव गांधी को कोट करते हुए थोड़ा अचरज जरूर होगा सुनने वालों को कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने उस समय आरक्षण पास करने वाली सरकार के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को ब्रिटेनिया साम्राज्य का प्रधानमंत्री बताया सितंबर 1990 में। और जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर है, अभय दुबे जी लेटर बहुत दिखाते हैं, लेके आते, पता नहीं उसमें क्या लिखा रहता है। सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस पर अभय दुबे चुप्पी मार देंगे, राहुल गांधी चुप हो जाएंगे। सच्चाई है ये कि कांग्रेस इस देश में आरक्षण की घनघोर विरोधी पार्टी रही है। समाजवादी पार्टी जो इनकी घटक दल है, वो पार्टी दलितों के सरकारी नौकरी के प्रमोशन के आरक्षण के खिलाफ संसद में वोट कर चुकी है। लगातार प्रखर रही है समाजवादी पार्टी दलितों के रिजर्वेशन के खिलाफ। अभय दुबे का मुंह नहीं खुलेगा इस पर, राहुल गांधी के मुंह से जबान नहीं निकलेगा इस पर कि समाजवादी पार्टी रही है कि नहीं रही है। महिला आरक्षण विधेयक को लंबे समय तक संसद में फंसाए रखना, पेच में पेच फंसाए रखना किस पार्टी ने किया इस देश में? अभय दुबे का मुंह नहीं खुलेगा। अगर थोड़ी शर्म बची है ना दुबे जी, तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर इसी चुनाव में निकल जाइए। ये वो पार्टी है जो देश में आरक्षण के हटाने को लेकर के हमेशा मुस्तैद रही है। कभी नहीं दिया किसी प्रकार का आरक्षण। 1950 लाइव टीवी पर अब आप लोग एक दूसरे को पार्टी बदलने के लिए बोलने लगे हैं। 1950 से लेकर 2024 में बैठे हैं। देखिए ये गजब हो गया। लाइव टीवी पे सत्यप्रकाश मिश्र जी कह रहे हैं आइए भाई इधर आइए, पर समर्थन किया। सुनील जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लैटरल एंट्री पे आता हूं। अभय जी, ये बार बार कह रहे हैं लैटरल। अभय जी देखिए ना, आपकी पार्टी के कई प्रवक्ता चले गए ना उधर एंड टाइम पे, इसीलिए उनका मनोबल भी बढ़ा है। कितने प्रवक्ता थे जो एक दिन पहले तक आपके साथ थे, अगले दिन चले गए। एक बार सुनील जी बोल ले, फिर लौटती हूँ आपके पास। सुनील जी छोटा सा एक कमेंट आपकी तरफ से। देखिए बार बार ये तमाम विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी है? डरा रहे हैं कि बीजेपी वाले आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो बताएं एएमयू में क्या हुआ, जामिया में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुसंख्यक एकजुट हो। उस ध्रुवीकरण से उनको फायदा होता है हर बार। देखिए अंजना जी, मैं दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक रहे सुकरात की एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि जब शासक अपनी सफलता की बात ना कर दूसरों में दोष ढूंढने लगे, तब तो समझ जाओ वो अपनी विफलताओं को छिपाने की जगह खोज रहा है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी
10 साल में न किसान की आय पर बात कर रहे हैं, न महंगाई पर बात कर रहे हैं, न बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, न देश की सीमाओं पर बात कर रहे हैं, न देश की संसद पर बात कर रहे हैं, किसी पर भी बात नहीं कर रहे हैं। ना तो स्मार्ट सिटी पे बात कर रहे हैं, ना स्मार्ट गांव पे बात कर रहे हैं, न गरीब पे बात कर रहे हैं, ना महिला पे बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान, मंगलसूत्र, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और आरक्षण को लेके मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और इस बात को स्वीकार कर रहा हूं जो सत्यप्रकाश मिश्रा जी कह रहे थे। पहले कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तरह आरक्षण विरोधी थी, लेकिन अब वो कांग्रेस नहीं है। अब कांग्रेस वो नारा लगा रही है जो समाजवादी सोशलिस्ट लोग लगा रहे थे कि जाति जनगणना कराएंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अंजना जी, ये बात सुनने के बाद हो सकता है बहुत लोगों के सीने पे सांप लौटे। आरक्षण ओबीसी एससी का घटाएंगे नहीं, जाति जनगणना कराने के बाद उनका बढ़ाएंगे। और आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में या संस्थानों में नहीं देंगे, प्राइवेट संस्थानों में भी देंगे और सरकारी संस्थानों में भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, ओबीसी एससी की बात आपके मुंह से अच्छी लग रही है। अंजना जी, इसी देवरिया में जहां से विधायक होकर के आते हैं शलभ जी, एक दुर्भाग्यवश घटना हुई, 2 परिवारों में हत्याएं हो गई और ये विधायक जी एक परिवार के साथ खड़े रहे और जो पिछड़े समाज से परिवार आता था उसके साथ नहीं खड़े हुए। जो भारतीय जनता पार्टी आज भी पिछड़े और दलितों से उनको हीन भावना से त्रिपाठी जी पर सीधा आरोप है। त्रिपाठी जी अब जवाब देंगे इसका, उसके बाद आ रही हूँ सत्यप्रकाश जी। आज भी त्रिपाठी जी मन में जलन होती हो, सीधा आपके विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए मिस्टर जी जी। नहीं, मुझे केवल अंजना जी अपने जवाब, हमारी विधानसभा क्षेत्र जरूर पहुंचे सुनील जी, तो मैं बताना चाहूंगा देवरिया पर सीधा सवाल। ये जिनके साथ खड़े थे, वो लोग थे जो आत्महत्या कर रहे थे। हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। ये जिनके साथ खड़े थे देवरिया में अंजना जी, उनके खिलाफ भू माफिया के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे और समाजवादी पार्टी का तो चरित्र रहा है ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का। हम उनके साथ खड़े थे जिनके छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे, जिनके खिलाफ 107/16 का 151 का भी मुकदमा दर्ज नहीं था। और इनके मुंह से आरक्षण की बात, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, किसने उसका विरोध किया था? जो सुनील साजन से पूछ लीजिए। बकायदे बिल फाड़ा था, बकायदे पार्लियामेंट के भीतर जब वोटिंग हो रही थी तो प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किसने किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भूमाफिया किसने बताया? आजम खान भाषण देते थे और बगल में सुनील यादव साजन बैठे होते थे और इनकी पार्टी के अखिलेश जो तमाम लोग बैठ के तालियां बजाते थे जब आजम खान कहते थे कि एक शख्स की मूर्ति लगी होती है जो हाथ उंगली आगे किया रहता है और जहां उसकी मूर्ति लगती है वो भूमाफिया की तरह जमीन कब्जा कर लेता है। ये लोग थे। इन्होंने तमाम जिलों के नाम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे थे बदल दिए, तमाम अस्पतालों के नाम बदल दिए जो बाबा साहब के नाम पे थे, तमाम पार्कों के नाम बदल दिए। जरा इनसे पूछिए, जो जनेश्वर मिश्रा पार्क बना हुआ है किसके नाम पे था? काशी राम जी के नाम पर उस पार्क का नाम था। बहन मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने काशी राम जी के नाम पर पार्क का नाम रखा। इन्होंने रातों रात उस पर काली पोत दी। इतनी नफरत थी बाबा साहब के नाम से, इतनी नफरत थी काशी राम जी के नाम से। और बहन मायावती जी के साथ जो किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से जलाकर मारने की, जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। लेकिन सुनील भाई, आप जो कह रहे हैं ना, हम गलत के साथ नहीं सही के साथ खड़े होते। और इसलिए बहन मायावती जी भले दूसरी विचारधारा की थी, हम उनके साथ खड़े हुए। आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि 13.5% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। इसकी चिट्ठी 2016 में क्यों लिखी समाजवादी पार्टी ने? क्यों दलितों के आरक्षण का विरोध किया प्रमोशन में? और मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे अभय दुबे जी हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, ओम बिरला जी पर जाइए, ठीक है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। उनकी बेटी पर इस प्रकार का आरोप लगाना मुझे लगता है शोभा नहीं देता। आपने कहा कि बैकडोर एंट्री दे दी गई सिविल सर्विस के एग्जाम में। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं तो बहुत सम्मान करता हूं अभय जी। सिविल सर्विस की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, अंजना जी मुझे लगता है ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। यूपीएससी की परीक्षा एक बेटी पास करके आई, कितनी मुश्किल से उसने पास किया होगा। आप ओम बिरला जी पे अटैक करिए, उनकी बेटी पर आप कह रहे हैं कि उसको बैकडोर एंट्री दे दी गई। अभय दुबे जी, क्या कोई व्यवस्था है क्या कि किसी को सीधे आईएएस बना दिया जाए? आपके पास कोई जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने तुष्टिकरण में जो किया है वो इस देश के लोगों ने देखा है कि जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, राजेंद्र बाबू ने कहा कि जाना है, तब भी आपके लोगों ने रोका। और आप जाति जनगणना की बात करते हैं तो शोभा नहीं देता, क्योंकि राजीव जी ने पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर कहा था, पार्लियामेंट के भीतर, कि जातीय सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे कास्ट वॉर शुरू हो जाएगी।
जाएगी, इससे हिंसा शुरू हो जाएगी। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है। 1984 में सिख मारे गए तो उन्होंने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस तरह का जस्टिफिकेशन आप लोग देते रहे और आज आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन जामिया मिलिया पे आप नहीं बोल सकते कि आज एक दलित परिवार का बेटा जाके जामिया मिलिया में आरक्षण क्यों नहीं पा सकता, उसके कारण कांग्रेस है। आज कोई दलित परिवार का बेटा जाकर एएमयू में आरक्षण नहीं पा सकता क्योंकि उसका कारण कांग्रेस है। और 2019 से पहले कश्मीर के भीतर किसी जवाब ले दलित लेते हैं। को, अब किसी रुकिए, पिछड़े को आरक्षण इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि आपने धारा 370 लगा रखी थी। अंजना जी, ठीक है अंजना जी देखिए, एक जवाब मतलब आप बोलिएगा जो आप सोच रहे हैं तो बोलिएगा ही, मैं आपको रोक भी नहीं सकती हूँ। लेकिन एएमयू और जामिया पर जो लगातार गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी हमला कर रही है, उस पर एक जवाब तो दीजिए ताकि लोगों को भी समझ में आए कि कौन उस पर सही है कौन गलत है। बार बार वो लोग कह रहे हैं एएमयू और जामिया में आप लोगों ने जो किया है उसकी वजह से अब देखिए वहां पर ना एससी ना एसटी कोई किसी को आरक्षण नहीं मिलता। हाँ अंजना जी, मैं पहले मेरे दोस्त सत्य प्रकाश जी ने जो असत्य का अंधेरा फैलाया है उस पर जवाब दे देता हूं। देश के लोगों बड़ी गौर से सुनिएगा। चंपक दुरई राजन का मुकदमा याद कीजिएगा, 1952 का। पहली बार यह हुआ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान था उस पर मद्रास की कोर्ट में यह बात आई जब उन्होंने स्टेट पॉलिसी के लिए तय किया था कि आज जो राज्य चाहे वो रिजर्वेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करें। जब वो आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो मद्रास में पहला मुकदमा लगा और कहा कि जो मूल सिद्धांत इस संविधान के हैं, फंडामेंटल राइट हैं, उसका वायलेशन है आरक्षण। उन्होंने ये कहा कि साहब जब जाति धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता आर्टिकल 15 में, तो आरक्षण कैसे हो। न्यायालय ने स्थगन दिया। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और देश का पहला संवैधानिक संशोधन ही पंडित नेहरू ने यह किया कि मैं बाबा साहब के स्वप्न को साकार करता हूं और इन प्रावधानों के होने के बावजूद आर्टिकल 15 ऐड करता हूं। तभी से आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं पूछना चाहता हूं मेरे साथी मित्रों से, बार बार एएमयू का जिक्र करते हैं, आर्टिकल 25 से 29 किसने निर्धारित किया? पढ़िए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट।